चलो देखो, आज हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा हमने? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम या फिर टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले बेसिक, जैसा कि आपको बताया था, इनकम हेड टोटल कितने होते हैं? 5। इनकम के हेड कितने होते हैं? 5। सबसे पहला इनकम का हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम क्या होती है? सैलरी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो अभी बाकी के हेड पे फोकस नहीं करना, अभी हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है बताओ। सबसे पहला हेड हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा कोई किसी प्रकार का सीक्वेंस नहीं होता, वो आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा हेड प्रिपेयर करते हो पहले। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक एसएससी होता है तो वो इनकम को क्या करता है? अर्न करता है। तो इनकम को अर्न करता है, तो इसका ये सोर्सेस है कि एक एसएससी इनकम को कहाँ से अर्न कर सकता है? अपनी हाउस प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम क्या कहलाती है? वो हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनना है यहाँ पर, तो ये जो इनकम होती है इसको कहा जाता है रेंटल इनकम। क्या कहा जाता है? और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। कैसे रेंटल इनकम कैसे हो गई? कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को क्या करते हो? एज ए रेंट देते हो। ऐसे क्या देते हो? रेंट देते हो। तो सामने वाला पर्सन आपको क्या देता है? रेंट पे करता है। तो आप रेंट को क्या करते हो? रिसीव। तो आपके पास क्या आ गई? इनकम आ गई। तो उसको क्या कहा जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने से पहले आपको 2 बातें बहुत फोकस करनी पड़ती है कि एक तो जिस प्रॉपर्टी पे आपको इनकम आ रही है तो वो उसका ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे एक मिड पर्सन होता है, पता तो आपको, जिससे कोई एक पर्सन है जिसकी बहुत बड़ा घर है लेकिन वो पूरी फैमिली रहती है आउट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर कोई एक पर्सन उसका एज ए एजेंट बन के क्या करता है? उस बिल्डिंग को क्या करता है? रेंट पे देता है। अरे किस पे देता है? रेंट पे देता है। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर अब आपको ऐसे ही ध्यान देना कि उस प्रॉपर्टी का वो क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। तो बताओ एजेंट के नाम से थोड़ी ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी, जो वो मालिक है ना उसके नाम पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी? कैलकुलेट होगी। तो जिस एसएससी की आप इनकम कैलकुलेट करने बैठे हो तो वो एसएससी उस इनकम का क्या, उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनर। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? दूसरी बात यहाँ पर कि वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब तुम खाली ज़मीन का भाड़ा ले रहे हो, सर खाली ज़मीन का भाड़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब सर आप शादियों के गार्डन की बात कर रहे हो। अरे क्लियर है क्या? किसकी बात कर रहे हो बेटा? शादियों के गार्डन की बात कर रहे हो। बात समझ में आ गई आपको? क्या बोला मैंने आपको? कि आप शादियों के किसकी बात कर रहे हो? गार्डन की। तो गार्डन वाले भी तो क्या करते हैं बताइए? रेंट पे ही तो देते हैं। वो कोई आपको मालिक थोड़ी बना देते हैं, बट वो बिजनेस है उनका। वो उनका क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वो बिजनेस और प्रोफेशन में चला जाएगा। वो उनका इनकम, वो उनका ऐसा, उनका काम ही यही है, बिजनेस और क्या करना? प्रोफेशन करना। क्लियर है क्या आपको? जी बीएनपी में चला जाएगा वो। तो 2 बातें होनी चाहिए कि एक तो वो पूरी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? वो उस हाउस प्रॉपर्टी का वो पर्सन क्या होना चाहिए? एसएससी ऑनर होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब आगे देखें टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं? अब हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स समझना आप सभी। जैसे फॉर एग्जांपल एक है कि भाई कुछ ऐसे लोग देखे, व्यापारी होते हैं कई ऐसे लोग, खुद का घर है लेकिन खुद किराए पे रहते हैं। खुद का घर है लेकिन खुद क्या रहते हैं? रेंट पे रहते हैं, क्योंकि वो उस घर को क्या दे देते हैं? रेंट पे दे देते हैं। तो उसको कहा जाता है लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? कभी देखा होगा ना, कभी कोई घरों के बाहर पोस्टर देखा होगा, लिखा होता टू लेट। आई बात समझ में? मैं कॉलेज तक समझ ही नहीं पाया टू लेट का मतलब क्या होता है। फिर बाद में किसी ने बताया टू लेट का मतलब है किराए पे देना है, और किराए पे ले लिया तो वो क्या कहलाता है? लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है? लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंट पे चल रही है, जो प्रॉपर्टी क्या चल रही है बेटा? रेंट पर चल रही है, वो क्या कहलाती है यहाँ पर? लेट आउट प्रॉपर्टी। तो वो ऑलवेज क्या होगी? टैक्सेबल। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है?
सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद आप स्वयं उस घर में क्या कर रहे हो, रह रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आपने सरकार के सामने क्या शो कर रहे हो आप, कि उस घर में क्या रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। और ऐसा ही होता है। कौन शो करता है भाई, आगे बताइए आप। कोई भी इससे शो नहीं करता कि भाई कि इस घर में हम रह रहे हैं या रेंट पे दे रहे का, कोई किराए को बताता नहीं है। तो सरकार ने इसका निवारण निकाला कैसे, देखो जो गवर्नमेंट के सामने वो तो पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेबल। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, दो। या तो वो खुद रहेगा, या तो वो क्या रहेगा, या उसी प्रॉपर्टी में वो खुद क्या करेगा, बिजनेस करेगा या ऑफिस खोल रखा होगा। तो बिजनेस और प्रोफेशन के बेस पे है तो वो तो उसको क्या करेंगे अपन, इग्नोर। क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के सामने ये शो कर रहा है कि इस घर में हम खुद रह रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या कर रखा, पहले एक हाउस था, अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 हाउस तक आपको परमिशन है। 2 हाउस तक किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। ये अमेंडमेंट 3 साल पहले आया था, 3-4 साल पहले के आसपास आया था। फाइनेंस एक्ट निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि भाई कि 2 हाउस के, एक हाउस से बढ़ाकर कितना हाउस बोल दिए कि अगर आप ये शो करते हो कि जैसे हमारे पास 2 हाउस है, अब दोनों हाउस को भले ही आपने किस पे दे रखा हो, रेंट पे दे रखा हो, सरकार के सामने शो नहीं हो रहा है, तो वो दोनों हाउस आप सरकार के सामने क्या करवा सकते हो, एग्जेम्प्ट। तो ऐसे लोग एक ज़माने में क्या उठाने लग गए थे, फ़ायदा उठाने लगे। 5 घर रहे, 5 घरों में ही वो क्या बोल रहे हैं, हम रह रहे हैं। सरकार ने बोला तू 5 घरों में रह या 5 घर से खाली रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तेरे 2 घरों तक कोई भी टैक्स नहीं लगाऊंगी, 2 घरों तक कोई भी टैक्स नहीं लगाऊंगी। कब, जब वो क्या बोलेगा सरकार के सामने, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो सीधा सीधा किराए पे दे रखा है वो तो क्या है, टैक्सेबल है। तो 2 घरों तक तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2 घर से क्या हो गए, तो इसको डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड का मतलब होता है मान लिया गया। मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा, इस शब्द का मतलब समझ जाना अब आप। डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लिया गया। तो डीम्ड टू बी लेट आउट, तो इसको ये मान लिया जाएगा सरकार के सामने कि आपने इसको किस पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। तो उसकी अलग से क्या की जाएगी बेटा, कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, फिर टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है क्या आपको? जो हाउस आपने रेंट पे दे रखे हैं वो सारे हाउस तो क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन जिस हाउस का आप शो कर रहे हो कि इस हाउस में हम रहते हैं, तो सिर्फ कितने हाउस एग्जेम्प्ट है, तो बाकी क्या हाउस क्या हो जाएंगे बेटा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, वो क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल। लेकिन अगर बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो आप उसके अंदर, तो वो उसको क्या करना है, फुल्ली इग्नोर करना है, वो इस हेड में नहीं आएगा। चलो अब यहाँ पर समझे सभी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन फॉर्मेट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये फिक्स है। ऑफ असेसी, तो ऑफ उसका नाम आ जाएगा जिसके भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कर रहे हो, बट और किसका नाम आएगा, उस एजेंट का आएगा कि उस ओनर का, ओनर का। अरे क्लियर है क्या, पहले ही 2 शर्तें बोली उन्होंने कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। चलो अब फॉर्मेट देखना। अभी ये कॉलम को दिमाग से निकाल लो आप सभी, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही कॉलम लेके चलना है, लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या लेके चलना है बेटा, अभी ये कुछ भी नहीं समझेंगे, जब इनके क्वेश्चंस आएंगे तब वहाँ समझ में आ जाएगी बात। सीधा सीधा आपसे बोल रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। हमने हमारे हाउस को क्या दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, रेंट लेट आउट कर रखा है। तो अब फॉर्मेट देखना, सबसे पहले क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू, और फिर क्या है, फेयर रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज अ हायर, ये साइन किसका है, हायर का है, विच एवर इज हायर। तो दोनों वैल्यू में से जो हायर होगी वो नीचे आ जाएगी, तो ये हायर हो गया। फिर क्या है, स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पर जो हायर वाली वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड रेंट से क्या करना है, कंपेयर करना है, और दोनों में से जो क्या होगी, लोअर, दोनों में से जो क्या होगी, लोअर, वो आगे आ जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाएगी आपकी, एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी आपके यहाँ पर, ER। देखो फिर से देखो, सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर क्या है, फेयर रेंट, विच एवर इज अ हायर, हायर वाली वैल्यू आ गई। उसी हायर वाली वैल्यू को आपको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो दोनों में से जो क्या होगा, लोअर,
तो वो लोअर क्या कहलाएगा आपके लिए, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को यहाँ रखना है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट ऑलवेज एनुअल होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए, तो एक्चुअल रेंट माइनस क्या करोगे, अनरियलाइज रेंट, जिसको इन शॉर्ट बोलेंगे URR। अरे बात समझ में आ गई, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मीनिंग ऐसे ही समझ लो आप लोग कि ऐसा रेंट जो आप वसूल ही नहीं कर पाए। मतलब वो पर्सन 12 महीने रहा लेकिन उसने किराया 10 महीने का ही दिया, तो 2 महीने का किराया आपको रिसीव नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हो पाया, तो उसको ही क्या कहता है बेटा, अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट क्या कर दोगे, माइनस, तो ये आपका AR आ जाएगा। फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से जो कौन सी वाली वैल्यू, हायर वाली वैल्यू, वो यहाँ लिख देंगे अपन। देखो मैं लिख दिया फिर भी, हायर बिटवीन एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, जो इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू वाली एक्चुअल रेंट। क्लियर है क्या आपको चीज़? चलो अब यहाँ तक पहले बताओ मुझे, यहाँ तक कंसेप्ट बताओ पहले। सबसे पहले क्या आता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फिर क्या आता है, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर हायर को कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। फिर लोअर कहलाएगा, लोअर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड रेंट। समझ आ गई बात? फिर एक्सपेक्टेड रेट को कंपेयर करने के लिए आपको किससे बनाना है, AR। तो AR में से किसको माइनस करोगे, अनरियलाइज्ड। अरे बेसिक सा कंसेप्ट है, एक्चुअल रेंट इतना था, इतना रेंट नहीं आया, फिर जो वैल्यू आएगी AR, फिर इसको किससे कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट से, और दोनों में से जो लोअर हायर होगा क्या होगा, वो आगे आ जाएगा। माइनस क्या करना है, वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली पड़ा है। अरे क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। जैसे कभी कभी होता है कोई किराएदार, क्या होते हैं किराएदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेनेंट। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, मैं किराएदार वर्ड यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, टेनेंट वर्ड यूज़ करूँगा। टेनेंट, टेनेंट का मतलब क्या होता है, जो किराएदार है। तो वेकेंट रेंट का मतलब होता है कि जैसे भाई 12 महीने के लिए तो हम कैलकुलेशन करने बैठे हैं, तो वो 10 महीने में घर खाली करके चला गया, तो 2 महीने आपका घर क्या रहा, वेकेंट रहा। तो क्या सरकार वो इनकम ही नहीं हुई तो टैक्स कहाँ से लगेगा, और वो इनकम हुई ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुई, तो कहाँ से टैक्स लगेगा। तो वो वेकेंट रेंट ऑफकोर्स क्या करोगे आप, माइनस करोगे। वेकेंट रेंट को ऑलवेज क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। फिर क्या कहलाएगा वो आपके लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहलाएगा वो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्या कहलाएगा वो, GAV। माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड। क्या करना है बेटा, माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड। एक लाइन लिखो नीचे, जिन्होंने उतार नोट डाउन कर लिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर is allowed but paid by tenant not allowed। इसके नीचे एक और लिख दो, इसी का पॉइंट है ना, municipal tax is paid, allowed, but outstanding is not allowed। आउटस्टैंडिंग मतलब समझ गए, जो बाकी है, बकाया है, वो नॉट अलाउड है। देखो यहाँ म्यूनिसिपल टैक्स पेड अगर ऑनर करता है, कौन करता है बेटा, ऑनर करता है, मतलब बिल्कुल ऑनर पे करता है, क्योंकि ये इनकम किसके लिए बन रही है, ऑनर के लिए बन रही है। क्या आपका म्यूनिसिपल टैक्स, आपका खर्चा कोई और चुका रहा है, और बात समझ में, तो वो लाओ नहीं है। तो म्यूनिसिपल टैक्स की वैल्यू कब यहाँ डिडक्ट होगी, 2 बातें, टैक्स का पेमेंट कौन करना चाहिए, और वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो पेड होना चाहिए।
जिस ईयर आप पे करोगे तो वो उस ईयर वाले हेड में क्या कर देना आप लोग, माइनस कर देना। उस वाले ईयर में जाके क्या कर देना, माइनस कर देना। भले 2 साल 3 साल का 4 साल का एक साथ माइनस कर दो, इनकम टैक्स वाला अलाउ कर देते हैं। क्लियर है क्या आपको चीज़? तो म्यूनसिपल टैक्स एक तो पेड होना चाहिए और दूसरा पेड कौन करना चाहिए, ऑनर। तो टेनेंट करता है तो इग्नोर, समझ आ गई बात आपको। और दूसरा आउटस्टैंडिंग होता है तो इग्नोर, तो यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है क्या आपको चीज़? फिर क्या करना है आपको, नेट एनुअल वैल्यू। क्या करनी है आपको यहाँ पर, नेट एनुअल वैल्यू। कि जीएवी में अगर म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, एनएवी। क्या आ गया आपके पास, एनएवी का मतलब क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, माइनस एनएवी आने के बाद ये फिक्स कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्या याद करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मतलब सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट देती है, एग्जेम्पशन अमाउंट देती है, मतलब कुछ वैल्यू देती है, डिडक्शन देती है कि आपने यहाँ पर ये पता पड़ जाता है कि इतनी इनकम आपने हाउस प्रॉपर्टी से अर्न करी तो सरकार अपनी तरफ से कुछ क्या देगी, डिडक्शन देगी आपको कि ठीक है कुछ वैल्यू क्या कर दो आप और माइनस कर दो, उसके बाद जो इनकम आएगी उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो माइनस क्या कर रहे हैं, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस एनएवी का किसका है यहाँ पर, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एनएवी लिख देना यहाँ पर, ऑफ एनएवी। जो भी एनएवी आएगी उसका 30% माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बीमारी यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसलिए इसको स्टार बना दीजिए, सुंदरता काला टीका लगा दीजिए भाई, इसको नजर नहीं लगे इस टॉपिक के ऊपर अपने, कि इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे बड़ी बीमारी इस चैप्टर यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी तो फॉर्मेट ही है, कुछ ऐसी दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है इसके अंदर। समझ आ गई हो? तो इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर जो वैल्यू आएगी तो दोनों वैल्यू डिडक्ट कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये कहलाएगा सरकार के सामने ये हाउस प्रॉपर्टी की हमारी क्या हुई है, इनकम हुई है, लगाइए टैक्स। क्लियर है क्या? कुछ वापस फॉर्मेट एक बार मेरे साथ बोलो सभी, क्या है फॉर्मेट? हाँ, म्यूनसिपल वैल्यू, फिर क्या है, फेयर रेंट, विच एवर इज है हायर। हायर को कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। कंपेयर में क्या करना है, लोअर। फिर क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करोगे हायर के हिसाब से क्या, एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट में किसको माइनस करना है, अनरियलाइज्ड रेंट, जो वसूल ही नहीं हुआ। फिर जो वैल्यू आ गई वो AR हो गई, दोनों में से जो हायर आ गया वो यहाँ आ गया। फिर माइनस क्या करोगे, वेकेंट रेंट। क्या करोगे आप, माइनस वेकेंट रेंट। और फिर क्या करना है, GAV आ जाएगी आपकी। वेकेंट रेंट मतलब क्या होता है, जो खाली पड़ा था घर, तो वो हाउस, वो ऑफकोर्स रेंट माइनस हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। फिर माइनस क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो NAV का कितना परसेंट, 30%। और इंटरेस्ट और लोन जो भी कंप्यूट करेंगे अपन। क्लियर है क्या आपको चीज़? चलो इसको लिखो सभी। यस, आज का हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन। आज हम हमारा चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन। देखो नया चैप्टर है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी, तो आज हम हमारा चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन क्या होता है? पहली बात तो हमारे 5 इनकम के हेड है, जिसमें एक पार्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है, देखो मैं बहुत शॉर्टली आसान भाषा में समझा देता हूँ, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ आनी है। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, वो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। पहले कह रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन खुद को नहीं समझना है, एक आम इंसान जो ना ही तो कोई बिजनेसमैन है ना ही कोई सैलरी पर्सन है, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल इंसान अगर कुछ भी बेचता है, कुछ भी का मतलब कैपिटल असेट्स अगर क्या करता है बेटा, ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल करना। अभी बेसिक लैंग्वेज समझ लो, ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ क्या होता है, सेल्स करना। ट्रांसफ़र का मीनिंग और है जो बताएंगे आपको। अगर आपको कैपिटल असेट ट्रांसफ़र करने से अगर आपको क्या हो गया, गेन यानी प्रॉफिट, फ़ायदा हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल गेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, कैपिटल गेन। हाँ, कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर जो फ़ायदा होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। अगर नुकसान हो गया तो वो कहलाएगा कैपिटल लॉस। ठीक, क्लियर है क्या आपको?
लेकिन सर अब एक एक का मीनिंग समझना पड़ेगा। कैपिटल एसेट्स क्या होती है, ट्रांसफ़र क्या होता है और गेन क्या होता है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट्स का मीनिंग कर रखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, कि अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बिजनेस से कनेक्ट है हो या बिजनेस से कनेक्ट नहीं हो, डजेंट मैटर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे एक हमारे पास एक बिल्डिंग पड़ी है जिसमें हम रहते हैं तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, लेकिन एक बिल्डिंग पड़ी है जिसमें हम हमारा बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, तो डजेंट मैटर, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे बिजनेस पर्पज़ से हो चाहे रहने के पर्पज़ से हो। क्लियर है क्या क्वेश्चन? अगर वो बिल्डिंग क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, एग्जांपल लिया है केवल बिल्डिंग का, बाकी और भी कई बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर वो सेल हो जाती है तो सेल करने से जो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ आ गई बात आपको? तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए क्या कहलाती है, कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सब क्या अलाउ होती है। आगे देखो, बट एक्सक्लूड। अब सर कैपिटल एसेट्स तो बहुत सारी चीज़ होती है, इससे जैसे तो मार्कर बेचेंगे, मार्कर से फ़ायदा हो गया, इंक बेचेंगे, इंक से फ़ायदा हो गया, डस्टर बेचा, डस्टर से फ़ायदा हो गया, रजिस्टर बेचे तो रजिस्टर से क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर सर बहुत सारी कैपिटल एसेट्स हमको कैसे पता पड़ेगा, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। सिर्फ 5 ऐसी कैपिटल एसेट्स है। कितनी कैपिटल एसेट्स है? 5 ऐसी कैपिटल एसेट्स है जो हमारे कैपिटल एसेट्स में काउंट नहीं होती। इन 5 को छोड़कर जो भी क्या हो, जो भी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कुछ भी बेचते हो वो सब क्या है, कैपिटल एसेट्स है। अरे कुछ समझ में आया क्या हुआ भाई? जो भी आपके पास प्रॉपर्टी हो वो क्या हो, सारी की सारी क्या कहलाती है, कैपिटल एसेट्स कहलाती है। देखना यहाँ पर सभी ध्यान से। तो वो 5 आइटम कौन से हैं? पहला, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, स्टॉक मतलब तो स्टॉक होता है, गुड्स। इन ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, कि अगर बिजनेस के अंदर कोई भी स्टॉक या गुड्स अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो बेटा वो तो रोज का काम है बेचने का, तो उसको आप कैपिटल एसेट्स कैसे मान सकते हो? क्योंकि वो तो किसके हेड में चला गया, बिजनेस के हेड में। सर डबल बात कर रहे हो सर, आपने भी तो बोला कि बिजनेस को लेके हो चाहे किसी को भी लेके हो, उसको बेचने से क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अरे बेटा प्रॉपर्टी में और गुड्स में बहुत अंतर होता है। प्रॉपर्टी हमने बेचने के पर्पज़ से थोड़ी खरीदी थी, यूज़ करने के पर्पज़ से या फिर रहने के पर्पज़ से खरीदी, लेकिन वो गुड्स तो खरीदी ही किस पर्पज़ से है, सेल करने के पर्पज़ से, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाएगा। और इसको वैसे सर एसेट्स थोड़ी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो स्टॉक हमारी कोई एसेट्स भी नहीं होती, तो स्टॉक इन रॉ ट्रेड, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स, पता है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कोई भी बोले। चलो पहला समझ में आ गया सर, स्टॉक इन ट्रेड को हमको बिजनेस की कैपिटल एसेट्स में ट्रांसफ़र नहीं करना। अगर स्टॉक बेचते हो तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, इन बिजनेस एंड प्रोफेशन का। अगला, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। तो एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे, देखो मूवेबल का मतलब क्या होता है, ये क्या है, मार्कर को उठा के मैंने क्या रख दिया, यहाँ रख दिया, तो वो कहलाता है मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह। और पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब, पर्सनल मतलब जो घर में यूज़ लेते हैं अपन, तो घर में यूज़ लेते हैं। तो अब सुनना मेरी बात, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी घर में यूज़ लेने का मतलब क्या हो गया, ठीक है सर हम घर में रहते भी तो हैं, तो घर में रहने जो तो बिल्डिंग हो गई यार, मकान हो गया, वो तो हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो वो इमूवेबल कहलाती है। क्या उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स वो क्या हो गई अपने लिए बेटा, इमूवेबल हो गई। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं चल रही है यहाँ, किसकी बात चल रही है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या हो एक जगह से दूसरी जगह रखी जा सकती है, लेकिन 6 आइटम को छोड़ के सारी की सारी एक्सक्लूड मानी जाती है। ये 6 आइटम जिनको एक जगह से क्या रख सकते हो, दूसरी जगह रख सकते हो, तो वो कैपिटल एसेट्स में क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। जैसे बताओ क्या है, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, ये घर की कीमती चीज़ें हैं। घर की क्या है ये, तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है स्टैचूज, स्टैचूज का मतलब होता है मूर्तियाँ, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है कि पुराने ज़माने की जो कलेक्शन होती है, धार्मिक होती है। और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ऐसी कोई कला से बनाई हुई चीज़ जिसकी मार्केट में क्या हो, वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, घर की फ्रिज, फर्नीचर कुछ भी बेचा तो वो मूवेबल क्या कहलाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी।
वो क्या कहलाएगी बेटा? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। तो वो कैपिटल एसेट्स में काउंट नहीं होती। लेकिन घर के ये कुछ 6 आइटम में से अगर कोई भी आइटम मार्केट में आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया, तो उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स। पहला ज्वेलरी, मेरे साथ याद करो, ज्वेलरी ड्राइंग, ऐसे याद करो, ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग, ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर, ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, तो ज्वेलरी पेंटिंग ड्राइंग स्कल्पचर और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। फिर छठा एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। चलो, मैंने आपको अपना एक स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एंड रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। उसमें क्या बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है बेटा? पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। पहले बताओ, वो एक जो खाली ज़मीन होती है वो एग्रीकल्चर कैसे बनेगी? शाबाश, जब उसके ऊपर क्या करेंगे? खेती करेंगे। अगर उसके ऊपर हम खेती करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ये तो ऐसे प्लॉट अपने बहुत सारे पड़े। तो एग्रीकल्चर लैंड में अगर अब उसके ऊपर खेती करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड बन गया। तो क्या हुआ कि लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाना स्टार्ट हो गया। सरकार ने क्या बोला, फॉर एग्जांपल, कि रूरल की जगह सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो कमाया हुआ पैसा है वो भी एग्जेम्प्ट है, और उसको बेचने से जो फ़ायदा होता है वो भी क्या है? एक्सेप्ट। तो लोग क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट मतलब छूट है, पूरा फ्री है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार आपसे कोई अपना हक नहीं लेगी उनका। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड, तो लोग बहुत दिमाग लगाने लग गए। 1 साल पहले ही पड़ोस में प्लॉट खुद का खरीदा हुआ है, वहाँ पर क्या करने लगे? खेती। तो फिर वो 1 साल तक क्या बन गया? फिर उसको क्या कर दिया? अब दिक्कत, तो फिर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि उसके ऊपर टैक्स है। तो फिर सरकार ने दिमाग लगाया कि बेटा तू चालाक है तो मैं तेरे से डबल चालाक हूँ। तो उसको क्या बनाया? रूरल। क्या बनाया उसको? रूरल। और एक क्या बनाया बेटा यहाँ पर? अर्बन। क्या बनाया यहाँ पर? रूरल होता है और एक क्या होता है? अर्बन होता है। सर हमको कैसे पहचान होगी कि रूरल है कि ये अर्बन है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ आएगा आपके बीकॉम फाइनल ईयर या बीकॉम सेकेंड ईयर जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पर रूरल और क्या है? अर्बन। तो पहचान सीधी सी क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ आएगा। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सा एग्रीकल्चर लैंड है? अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर वो पूरा का पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट। क्या है? पूरा। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर वो पूरा क्या होगा? टैक्सेबल। सर अब थोड़ा सा हमको सिखा दो कि अर्बन की पहचान कैसे है। सर हम भले ही आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमको सर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर अर्बन एरिया की सीधी सीधी एक तरीका होता है कि अगर 2 किलोमीटर के एरिया तक जिस ज़मीन को आप क्या बता रहे हो? एग्रीकल्चर, तो उस एग्रीकल्चर लैंड के 2 किलोमीटर तक एरिया तक, यहाँ 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 सब, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, मतलब राउंड हो गया पूरा। 2 किलोमीटर के एरिया तक अगर आपकी पॉपुलेशन क्या होती है? 10,000 से ज़्यादा, और कहाँ तक होती है? 1 लाख तक, तो आप अर्बन में आ गए। लेकिन अगर 2 किलोमीटर के एरिया तक अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, तो फिर ऑफ कोर्स आप क्या बन गए? रूरल बन गए। तो मतलब सरकार ने जनसंख्या के हिसाब से क्या है? मापा है। किसके हिसाब से मापा है? अरे सीधा ही बोल दो भाई, शहरी क्षेत्र वाली ज़मीनों को हम नहीं मानेंगे और ग्रामीण ज़मीनों को हम, अरे कुछ समझ में है क्या आपको बात? तो ये होता है भाई। और फिर 8-6 किलोमीटर तक लाख से 10 लाख, और 8 किलोमीटर तक क्या है? 10 लाख से। ये बेसिक है, आप सेल्फ पढ़ लेना इसको। नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा सीधा, अर्बन है कि रूरल है, नहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा ऐसा। हाँ, तो ये थ्योरी पोर्शन के लिए काम आता है। कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन में उतर जाता है अपने, या 2 नंबर का क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन की रेंज होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, तो ये 2-4 नंबर में क्या हो जाता है? आ सकता है कि भाई व्हाट इज़ अर्बन एरिया, व्हाट इज़, अरे समझ आ गई क्या आपको बात? चलो, और रूरल की परिभाषा क्या है? रूरल एरिया मीन्स विच इज़ नॉट एज अर्बन एरिया। दिखती बात है, इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो दोनों का ही और देखा होगा। अगला देखो सेक्शन 2 और सब सेक्शन क्या है? 47 क्या आएगा यहाँ पर? ट्रांसफ़र की परिभाषा।
अभी हमने क्या सीख लिया, कैपिटल एसेट सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया बताओ। हाँ, ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल करना। अभी आपको क्या बताया मैंने, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ सुनना मेरी बात, सरकार ने सेल लिखा तो लोग बोलते हैं, अब लोग दिमाग लगाते हैं ना, सरकार ने केवल अगर बेचा तो उसके ऊपर टैक्स देखो क्या करना पड़ेगा, बेचने से देखो फ़ायदा हुआ तो उसके ऊपर देखो क्या भरना पड़ेगा, टैक्स। लेकिन अब लोगों ने क्या दिमाग किया, जैसे ये क्या है, ये क्या है, तो इंक सामने वाले की है ना और मार्कर मेरे पास है, तो इसने मेरे को क्या दे दी और मैंने इसको क्या दे दिया, बेचा क्या मैंने कुछ, तो ट्रांजेक्शन तो हो गया। तो किसी एक को क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, उन्होंने बेचा, वो पैसा ब्लैक में दे दिया उसको। सरकार बोले ज़्यादा होशियार है, ले बेटा पढ़ क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्सचेंज किया तो भी उसको सेल माना जाएगा, एक्सचेंज किया तो भी उसको क्या माना जाएगा। अरे कुछ समझ में आई क्या आपको बात, एक्सचेंज किया तो भी उसको क्या माना जाएगा, सेल्स। लेकिन पब्लिक और एक कदम आगे, आपने क्या मना किया, सेल नहीं कर सकते, सॉरी सेल कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब सरकार इसने दिमाग लगाया, पत्नी की ज्वेलरी पड़ी थी दुकान घर के अंदर, और उस पति का बिजनेस ही क्या है, तो ज्वेलरी का बिजनेस, तो पत्नी की ज्वेलरी को इसने उठा के दुकान के काउंटर में रख दिया, तो वो क्या बन गया, स्टॉक। अरे बात भी क्या बोला बेटे मैंने कहा, वो क्या बन गया, आपने तो मना किया। दुकान पे कोई आइटम अगर स्टॉक बन के बिकता है तो वो कैपिटल एसेट्स है, नहीं मानी जाती। सरकार ने बोला तो टेबल होशियार है बेटा, पढ़ क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन्स ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर आपने अपनी कैपिटल एसेट्स को क्या किया है, स्टॉक में कन्वर्जन किया, कन्वर्ट किया है, तो उसको भी सेम मान लिया जाएगा कि ये समझ लो आपके बिजनेस ने उसको खरीद लिया। बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा कभी पता चलता ही नहीं है। ये तो अब किताबी ज्ञान है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बड़े लेवल पर जब प्रॉपर बिल बनाए जाते हैं ना, तो प्रॉपर जो बहुत ऐसे बिजनेसमैन भी है बेटा जो प्रॉपर परचेज चलते हैं, परचेज बिल चलते हैं, और प्रॉपर क्या चलते हैं, सेल्स बिल चलते हैं। जैसे लिमिटेड कंपनीज होती है कई सारी ऐसी, बिल टू बिल चलती है, तो फिर वो आप वहाँ तो ये नियम फॉलो करेंगे ना भाई, कि भाई ये वाला सोना आपके पास कहाँ से आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब इधर तो पता ही नहीं पड़ता साला कि कौन सी चीज़ कहाँ बिक जाती है। अरे घर के सामान ही उसमें बिक जाते हैं, कौन फटाके की दुकान लगा रखी है, घर में बच्चे के लिए फटाके लेके आ गए, फ़ोन आ गया सिगारी बम की डब्बा चाहिए, दुकान पे तो है ही नहीं, तो बच्चे का ही फटाका लेके चले गए वापस कि भाई दुकान में बेचना पहले। अरे बात समझ में आ गया होगा, तो कैपिटल एसेट्स इनटू। अब एक क्या होता है ये, इसकी तरफ मैं हूँ, मैं सरकार के थोड़ा सा इसके अगेंस्ट बोलता हूँ हल्का सा, कंपल्सरी एक्वाइजेशन। अरे जो ज़मीन बेचना ही नहीं चाहता है तो ज़बरदस्ती आप उससे ज़मीन क्या कर रहे हो, और बिकवाने से आपको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर तुम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि साले खाना तू बना और खाना भी खा, नहीं तो मारूंगा। देखो क्या बोला मैंने आपको, कि खाना भी तू बना और खाना भी तू ही खा, नहीं तो मारूंगा। देखो अब इसका मतलब समझना, हाईवे पर जब रोड कटती है, हाईवे पर क्या होती है, तो लाइन से कटती है, लाइन से कटती तो दुकानें भी जाती है और घर भी जाते हैं, तो उसको ही तो बोलते हैं कंपल्सरी एक्वाइजेशन, के भारत सरकार ने कंपल्सरी कर दिया, हम इसको खरीदेंगे, हम इसको, और हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे, और उससे अगर तेरे को फ़ायदा होता तो उस पर तेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। वैसे भी साल भर तक पैसा नहीं आता है, टुकड़ों में आता है, हालांकि आता है ब्याज के साथ आता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन वो क्या तब तक क्या है, पर सर वो मार्केट वैल्यू से कभी मिलता है। हाँ, जब ये ऐसे करते हैं। अगर कुछ क्लियर हुआ क्या आपको, तो ये होता, तो ये ऐसे कुछ ऐसे ट्रांसफ़र के और 3-4 केसेस होते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस में ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं, वो फालतू परेशान होने वाले पॉइंट्स हैं, आपको नोट्स में जरूर मिल जाएंगे। उसमें अगर है ना ये गवर्नमेंट डालती भी नहीं, उसके बावजूद वो लेके आता, उसको तो बताना ही पड़ता है ये कहाँ से लेके आया। कौन पूछेगा,
मैं तेरे को भेज दिया ऊपर को ऊपर बोल रहा ना, मतलब बिलिंग हो रही है, बिलिंग होते समय तो वो तो बताना ही पड़ेगा। तो वही बता देगा ना, तो फिर वहाँ उधर आता उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। वो तो गवर्नमेंट ही डालेगी, उसके बाद भी पता चल जाएगा। वो अगर छोटी शॉप होती तो वैसे भी पता ही नहीं चलेगा बिलिंग वो होती है। ऊपर का ऊपर भेज देगा वो तो। हाँ, तो उसको तो पता ही पता नहीं। तो फिर क्या फायदा है ये डालने का? बड़े लेवल पे तो फायदा है ना कहीं से, तो जो इसको निभाएगा वहाँ से तो फायदा हो रहा है। उनको नियम कायदे तो पूरे बनाने पड़ेंगे ना, नियम कायदे तो क्या करने पड़ेंगे, पूरे बनाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसके क्वेश्चंस भी हैं सेपरेटली। कैसे हैं बेटा? सेपरेटली इसके क्या हैं, क्वेश्चंस भी हैं इसके सेपरेटली। तो देखना आप सभी। अरे क्लियर देखिए आपको चीज। अगला देखो, लास्ट इस टॉपिक को क्या कहते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। क्या कहेंगे भैया इसको? टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स क्या होती है कि कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और एक क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। चलो इसको लिख लो, फिर पढ़ते हैं इसके आगे। बट बजेगी नहीं ऐसा कुछ भी। यस, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में बेसिक मैंने छोटी सी जानबूझ के क्लास बनाई है, आपकी छोटी सी क्लास बनाई है जानबूझ के, क्योंकि उसका कारण है कि भाई उसको आप ढंग से रीड कर लो, अच्छे से समझ लो, ताकि आगे के पॉइंट हमको पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ सके। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट चालू है, ठीक है। आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स के क्या हैं? टाइप्स हैं। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमको 3 कैटेगरीज पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? 3 कैटेगरीज। और 3 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी कितने महीने की है? 12 महीने की। दूसरी कैटेगरी क्या है? 24 महीने। और तीसरी कैटेगरी क्या है? 36 महीने। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है 36 महीने। देखो, तो 12 महीने की कैटेगरी में पहले क्या होता है, 1 साल की कैटेगरी में, कि आपको 5 आइटम याद करना है जो इस 12 महीने वाली कैटेगरी में आएंगे, ये नहीं हिलेंगे। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड्स, और फिर 5वां इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, EOU। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो 12 महीने वाले यानी 1 साल वाली कैटेगरी में जाएंगे। सबसे पहला क्या नाम है बेटा? लिस्टेड शेयर्स, दूसरा लिस्टेड सिक्योरिटीज, तीसरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चौथा जीरो कूपन बॉन्ड्स और 5वां इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स यानी EOU। दूसरा 5 के अलावा 24 महीने यानी 2 साल वाली कैटेगरी में सिर्फ 2 आइटम जाते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और दूसरा क्या जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 24 महीने यानी 2 साल वाली कैटेगरी में। अब इन 7 आइटम को छोड़ के जो भी सारे आइटम है वो कहाँ चले जाएंगे? 36 महीने वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, 3 साल में चले जाएंगे। जैसे लाइक टू बी ज्वेलरी। क्या है? ज्वेलरी। बताओ, वापस देखो ध्यान से कि 12 महीने वाले कैटेगरी में कितने जने जाएंगे? 5। लिस्टेड वाले 2 आइटम, लिस्टेड वाले 2 आइटम, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड्स, और फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। तो 5 आइटम। 24 महीने वाले में कितने जाएंगे? 2 पॉइंट, इमूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स या फिर सिक्योरिटी। तो अनलिस्टेड वाला आइटम कहाँ चले जाएंगे? 24 महीने में। इन 7 को छोड़कर जैसे लाइक टू बी ज्वेलरी आता है तो फिर कहाँ जाएगा? 36 महीने। शॉर्ट टर्म कैसे कहलाएंगे? लेकिन ये किसका आ रहा है? टेबल नंबर है क्या उसके? ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या लिखा हुआ है? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। शॉर्ट टर्म कैसे बनेगा? और ये सीधी सी बात है कि इन तीनों कैटेगरियों में से जो भी हमको कैटेगरी मिले, मतलब जैसे मैंने लिस्टेड शेयर खरीदे थे
तो मैं कैटेगरी अपना आप कहाँ चला गया, 12 महीने में। अगर मैंने लैंड बिल्डिंग खरीदी तो मैं कौन सी कैटेगरी में चला गया, 24 महीने में। ज्वेलरी खरीदी तो ठीक, तो किस भी कैटेगरी में जाए, जिस कैटेगरी का जो टाइम पीरियड है, जिस डेट से आपने खरीदा, तो खरीदने की डेट से लेकर उसके जो टाइम पीरियड है आपके 12 महीने या 24 महीने या फिर 36 महीने, उसके अंदर अंदर अगर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो शॉर्ट टर्म। लेकिन आपने उसकी कैटेगरी की क्या किया, बाद में सेल किया, मतलब अपने पास होल्ड कर दिया। जैसे एग्जांपल देते हैं, ज्वेलरी है, कितने महीने की कैटेगरी में, 36 मंथ में, 3 साल के महीने की कैटेगरी में। तो अगर ज्वेलरी 3 साल की कैटेगरी में है, 36 महीने की कैटेगरी में है, तो बताओ क्या करेंगे सर। अगर 36 महीने की कैटेगरी में है तो मैंने जिस दिन खरीदा वहाँ से डेट उठाऊंगा तो 36 महीने गिनूंगा बरोबर, मैंने 3 साल। अगर 3 साल के अंदर अंदर मैंने इस ज्वेलरी को क्या कर दिया, बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर मैंने इसको 3 साल के बाद भी अपने पास रखा, 3 साल के बाद अगर बेचा, 3 साल तक मेरे पास रहा और उसके होल्ड मतलब रखना, मेरे पास होल्ड है, तो उसके बाद तक मैंने क्या कर, उसके बाद बेचा, तो फिर वो मैं अपना कहाँ चले जाऊँगा, लॉन्ग टर्म में चलाऊँगा। अरे कुछ समझ में आएगा। लिस्टेड शेयर मेरे पास खरीदे मैंने, तो अगर उसको 1 साल तक अगर अपने पास नहीं रखे, 1 साल के अंदर अंदर क्या कर दिए, और वैसे भी शेयर यही करते हैं लोग, 90-80% लोग, ये पता होना चाहिए। फिर देख लो कि उसको कितना टाइम लगेगा। अरे क्लियर देखिए आपको जी, अरे दिखती बात है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 2000 अपना फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर 22-23, तो 22-23, 21-22 और 20-21। तो अगर 20-21 से वो पहले बेचे हैं तो सारे ही किस में चले गए, लॉन्ग टर्म में चले गए। अरे सारे ही किस में चले गए, सोच विचार कब करने बैठोगे, जब 20-21 के आसपास कोई आइटम क्या किया हो, परचेज किया हो। अरे 20-21 का आइटम, 20-21 के आसपास आपने कोई आइटम क्या किया हो, परचेज किया हो, तो आप थोड़ा सा लेके बैठना, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में से चेक करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली काम करना है। ये 3 साल फिक्स है, 3 साल में करना है। हाँ, इसके लिए 3 साल है, इसके लिए 2 साल, इसके लिए 3 साल, इसके लिए 2 साल। हाँ हाँ, ये मैंने आपको एक हिंट बता दिया कि हर क्वेश्चन में बेवकूफ़ों की तरह चेक करने की जरूरत नहीं है। असल 2012-13 में तो तुम काउंट करने बैठोगे क्या, एक टारगेट फिक्स कर लो कि 20-21 से पहले आइटम अगर बेचा तो फिर तो साला सी में भी होगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म ही कहलाएगा। लेकिन अगर 20-21 के आसपास अगर कोई आइटम खरीदा है तो फिर आप उसको क्या कर लो, चेक कर लो कि ए में है, बी में है कि सी में है। अरे बात समझ में आ गई आपको। तो ज़्यादा ध्यान कब देना है, जब 20-21 में अगर अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो आपको क्या करना है, तो फिर वो देखना पड़ेगा ना। अगर वो लिस्टेड हुआ तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि 20-21 से फिर क्या हुआ 21-22, लेकिन अपन क्या बना रहे हैं, 22-23 का बना रहे हैं। समझ गए, जैसे कि आप 20-21 के पहले जो खरीदी तो सब लॉन्ग टर्म है, सब लॉन्ग टर्म। और 20-21 के बाद सिर्फ अपन को आइडेंटिफाई करने बैठना है कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। समझ गए। अरे 20-21 का पॉइंट रटो मत, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने तो आपको समझाया है, एक हिंट दे दिया कि क्वेश्चन करने में समय बर्बाद नहीं होगा। क्वेश्चन करने में क्या नहीं होगा बेटा, समय बर्बाद नहीं होगा। नोट लिखा तो नहीं नहीं नहीं, नोट नहीं, नोट लिखाना तो मैं इधर ही लिखा देता। चलो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अब अगर हम पता पड़ जाता है कि ये कैपिटल एसेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म है, तो फिर सबसे पहले क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये फॉर्मेट है एवरी चैप्टर में फिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑफ एसएससी, जो भी एसएससी का क्या हो नाम हो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। बहुत आसान होता है कैपिटल गेन, कितने में बेचा और कितने में खरीदा माइनस कर दो, जो आएगा वो फायदा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह प्रॉपर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जो रटना है। समझ आ गई बात आपको। यहाँ पर सीधा सा क्या बोला बता, मैंने बताऊँ, कितने में आपने बेचा वो इनकम माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या है, गेन है। हाँ, डिफरेंस वही है। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस या फिर क्या है, सेल्स प्राइस, एक ही बात है। माइनस क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा ना भी, जैसे हम कोई बिल्डिंग बेचते हैं या तो ब्रोकरेज दलाली लगती है, शेयर्स बेचते तो एक्सपेंस लगते हैं। हर बात समझ में आई होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बेचने से कुछ क्या लगता है, अरे पैसा लगता है,
तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस। हाँ, तो बिल्कुल शाबाश, उससे सेल में कमी आ जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंस। भारत सरकार ने इसकी अपन को छूट दे रखी है। क्या आ जाएगा फिर कि इतने पैसे फाइनली मेरे हाथ में आए, ट्रांसफर का जो भी खर्चा हो उसे ले सकते। माइनस क्या करोगे, कितने में उस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज सीधी वैल्यू लिख देनी है। फिर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें और कुछ शाबाश, एडिशन किया या अल्ट्रेशन किया, जैसे लाइक टू बी, मैंने तो खाली अपन ने देखा जाए तो कि अपन ने उसकी कॉस्ट बढ़ाई बस। हाँ, और उसकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब मैंने एक प्लॉट खरीदा, खाली प्लॉट खरीदा, अब उसमें क्या बना रहा हूँ मैं, तो इम्प्रूवमेंट। और ऊपर बनाया तो वो भी इम्प्रूवमेंट, और ऊपर बनाया वो भी इम्प्रूवमेंट। अरे बात समझ में आ गई। फर्स्ट टाइम जो परचेस करोगे वो परचेस कहलाएगा। उसके बाद उसके ऊपर 1 रुपये भी लगाया ना आपने, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी क्या बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। अरे बात समझ में आ गई आपको। अब कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर्मेट में क्या फर्क है, या इंडेक्स के कॉस्ट के आगे क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। इसका मतलब बिल्कुल इंडेक्स आ गया। इसका मतलब ये होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल समझा देते हैं, ये भी बाकी आगे आएगा जब समझ में आएगा आपको। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कहलाएगा, एग्जम्पशंस माइनस, एग्जम्पशन का मैटर भी बाद में, आपको सिर्फ यहाँ तक फोकस करना है कि ट्रांसफर प्राइस, सेल्स प्राइस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल्स सेम टू सेम है, बस कॉस्ट ये तो जो कॉस्ट होती है वो लिख देते हैं। लेकिन ये क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये वो पॉइंट है जिसने भारत सरकार ने पब्लिक के लिए सोचा, पब्लिक के लिए क्या किया, सोचा। 2005 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो आज 2005 की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 5 लाख में, चला आज उसको मैंने बेचा 30 लाख में। कितने में बेचा, तो मुझे तो साला 25 लाख रुपए के ऊपर क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अरे कुछ समझ में आएगी बहुत। यही प्रॉपर्टी अगर मैं 2 साल पहले खरीदता तो फिर नहीं खरीदता तो गधों, खरीदा तो मेरी वो प्रॉपर्टी 25 लाख में आती कि नज़दीक खरीदा ना, नज़दीक ही बेच दिया। तो बताओ इस केस में तो मेरा नुकसान है ना यार। उस ज़माने में खरीदा था तो तुम तो क्या मुझ पे क्या 25 लाख रुपए के ऊपर थोड़ी टैक्स लोगे, उसको आज की वैल्यू पे लेके आओ, क्या होती। तो सरकार ने बोला कि बेटा आज की वैल्यू तो तू बेच ही रहा है साले 30 लाख में, तो फिर 30 लाख माइनस कर दूँ क्या। तो सरकार ने एक इंडेक्स नंबर बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है, 1 अप्रैल 2001 यानी 2001 और 2002 से इंडेक्स नंबर भारत देश में बनने चालू हुए थे। समझ आ गई बात। तो हर साल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो सर 1-1 साल का इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ेगा क्या अपन को। सिर्फ 2 इंडेक्स नंबर आपको याद रखने हैं, एक तो 2001 और 2 का 100 क्या है, और एक अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है बताओ, 22-23। तो 22-23 का इंडेक्स नंबर 331 331। तो ये सिर्फ 2 इंडेक्स नंबर है। ये 2 इंडेक्स नंबर कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं और कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देते हैं। बाकी हर एक ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, और नहीं दिया वो होगा क्या सर से होगा। हाँ क्वेश्चन में भी दिया हो तो याद रखना पड़ेगा। सिर्फ 2 इंडेक्स नंबर याद रखने हैं, 331 और 100। बाकी सारे इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे कि 100 हुआ तो उससे 100 के क्या मतलब होगा। शाबाश। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भाई कोई वैल्यू कितनी 5 लाख की है, तो जैसे 2001 में खरीदी मैंने, सपोज कितने में खरीदी, 2001 में खरीदी, तो डिवाइड में 100 कर दो, मतलब ये 100 के बराबर है। मतलब आज के बराबर क्या है, 331। अरे बात समझ में, तो 5 दिया 15, तो 15-18 लाख के आसपास प्राइस हो गई। फिक्स है ऊपर नीचे बस। जैसे कि ना उस समय 5 लाख थे तो उसमें 100 डिवाइड और अब 331 का डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 331 का, कि बेच कितने में रहे, 30 लाख दोनों वरना वैल्यू लिखी हुई होगी। समझ आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी थोड़ा एक क्वेश्चन करो, आपको बहुत आसान लगेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे क्लियर देखिए आप कोई चीज़, चलो आप इसको लिख लो, आप सभी इसको लिख लो आप सभी। हाँ एग्जाम्शन तो, एग्जाम्शन का मैटर तो बहुत बाद में बेटा, बहुत बाद में एग्जाम्शन का मैटर तो।
चलो देखो बेटा, हाँ ये तो लिख लिया होगा आपने। अब इसका एक नए पॉइंट से कुछ नोट्स हैं, और कुछ नोट्स में एक ये और लिख लो। 5th पॉइंट, इंडेक्स नंबर सिर्फ 2 याद रखने, 2001 2 का 100 और 2022-23 का 331। चलो ये जो सारे नोट्स हैं ना, ये इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए बने हैं। क्या बोला मैंने आपको? ये जो सारे नोट्स हैं वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए बने। तो पहले मैं चर्चा करूंगा पहले पॉइंट पे और 3rd पॉइंट पे, दोनों पॉइंट परचेस के। कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को परचेस किया है 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो जो भी वैल्यू है वो लिख दो, डिवाइड में जिस ईयर आपने परचेस किया तो उस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में उस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, गिवन होगा, और मल्टीप्लाई में इंडेक्स नंबर ऑफ द ट्रांसफर ईयर। तो आपका ट्रांसफर ईयर जो भी है, अभी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो क्या है 331। अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेस अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले करी, 1 अप्रैल 2001 से क्या खरीदी बेटा, पहले खरीदी, तो 2 बातों का ध्यान रखना है कि जितने में खरीदी वो वैल्यू, और इस केस में क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो दोनों में से जो क्या होगा वो वैल्यू हायर यहाँ आ जाएगी, और डिवाइड में क्या करोगे 100, क्योंकि इंडेक्स नंबर चालू ही कब से हुए, 1-2 से हुए, और 1-2 से के पहले की कहानी है ये। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ द ट्रांसफर 331। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? फिर से देखो, अगर हमने हमारी प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल 2001 या उसकी क्या खरीदा, बात खरीदा, तो बताओ जितने में खरीदा वो वैल्यू लिख दो सीधी, और डिवाइड में जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय 331। हाँ 100 कहाँ बेटा, पहले वाला चल रहा है। जिस ईयर का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 5-6 में खरीदे तो 5-6 का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ। और अगर यही प्रॉपर्टी अगर अपने 1 अप्रैल 2001 से क्या खरीदी, पहले खरीदी, तो ऐसे इंडेक्स नंबर तो सबके एक है, ये 2 क्वेश्चन में गिवन नहीं होते कभी कभी। 2001 के बाद होगा उसमें ना 33 होगा, 33 सब में 33 एक ही फिक्स है, मल्टीप्लाई है। हाँ क्योंकि ट्रांसफर ईयर तो अपना कौन सा 22-23 तो है। जैसे कि परचेज तो अपन ने 2001 में की, हाँ उसके बाद में अपन ने सेल्स उसी समय कर दी, फिर उसी समय थोड़ी करें अभी नहीं, 2 साल 3 साल बाद तो वो उस टाइम का इंडेक्स नंबर आएगा बेटा। पुरानी सेल तेरे को देगा ही नहीं, वो तेरे को सेल सिर्फ कब की देगा, 22-23 की बस। नहीं क्यों देगा, वो उस टाइम कैलकुलेट कर ली होगी ना पुराने इनकम, तो फिर कैलकुलेट फिर अभी क्यों करने बैठ रहे अपन। अरे समझ में आएगा, सारी सेल क्या है। और अगर ये इम्प्रूवमेंट आपने डन, अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है, अगर ये इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के क्या हुआ, बाद हुआ, तो जो भी इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है और जिस ईयर इम्प्रूवमेंट किया और मल्टीप्लाई में 331। अरे कुछ समझ में आएगी आपको बात। अगला ये इंपॉर्टेंट है, चौथा, कि अगर आपने अपना इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से क्या किया तो उसकी वैल्यू ही क्या मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसका। समझ आ गई हो देखो। तो ये 4 हैं। अरे बेटा एक मैंने मकान के ऊपर मकान बनाया, तो मकान बनाया मतलब मैंने ज़मीन के थोड़ी पैसे दिए, तो मकान के लगे 2001 से पहले लगे 50,000, तो क्या वो ऊपर क्या उस स्थिति में आज भी है क्या, तो ऑफकोर्स उस वैल्यू को क्या मानेंगे, क्योंकि कितने की पुरानी बात होगी, 1/4/2001 से पहले मतलब 23 साल हो गए इस बात को। कितने साल हो गए? तो इसलिए ऐसे किए हुए इम्प्रूवमेंट की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है, क्योंकि आज उसकी वैल्यू अब है ही नहीं। हाँ, बट इतना प्रैक्टिकल नहीं जाना अपन को, सीधा यहाँ देखना है, इतना डीपली नहीं जाना, अपन मकान बनाने नहीं बैठ रहे। चलो इसको लिख लो फिर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप मेहरबानी करके सारा का सारा लिख लीजिएगा, पहले कह रहा हूँ, और घर से पढ़ के आना है पूरा कंप्लीट।
चलो देखो, आज नया चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, ये वो चैप्टर है जिससे आगे के चैप्टर्स कनेक्टेड है, पूरे के पूरे कनेक्टेड है। सर पहले तो चैप्टर का मतलब समझाओ कि चैप्टर का मतलब क्या है। अब सुनो मेरी बात, हम हमारी इनकम टैक्स में टैक्स की कैलकुलेशन करने की राह पकड़ ली है। अभी तक जितनी भी इनकम्स थी सब कैलकुलेट कर ली। सर कौन कौन सी इनकम कैलकुलेट करी है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम आपके लिए सैलरी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पांचों इनकम्स की हमने क्या कर ली है? कैलकुलेशन कर ली है। अब क्या करेंगे? अब ये पांचों इनकम सरकार के सामने क्या करनी है? शो करनी है, जो कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। जो किसका काम करेगा आपके लिए? ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब अब पांचों इनकम को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। कोई एक पर्सन है तो अगर वो पांचों इनकम से क्या करता है? अर्न करता है, तो फिर दिखती बात है तो मुझे पांचों इनकम को क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सरकार एक एक इनकम के ऊपर थोड़ी ना टैक्स लगाएगी। इसकी जितनी भी उसने अर्निंग अमाउंट की पूरे साल में, तो उतनी अमाउंट के ऊपर क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। तो इसका मतलब अब हमारे यहाँ पे टॉपिक है ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम पर पहुँचने से पहले एक छोटी सी स्टेप जरूर हमको कंप्लीट करनी पड़ती है। अब वो स्टेप है, क्या होता है कि इनकम टैक्स ने एक छोटा सा प्रोविज़न बना के रखा हुआ है। अब वो प्रोविज़न क्या होता है, यहाँ मेरी बात समझना। जैसे सपोज मैंने 5 हेड से अर्निंग करी, एक किसी हेड में घाटा हो गया, एक किसी हेड में क्या हो गया? घाटा हो गया। बाकी 4 हेड में क्या हुआ? प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार सिर्फ 4 हेड की इनकम को आपस में क्या करेगी? प्लस करेगी। इसका मतलब इस इनकम को भूल जाएगी। तो छोटी सी कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है। तो इस लॉसेस को इन बाकी चारों में से किसी एक हेड से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 हेड। कितने हेड भाई? इस वाले हेड में क्या हो गया? लॉस हो गया 10,000 रुपये का। इस वाले हेड में हमारे पास 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 40,000 में से 10,000 का लॉस क्या कर लिया? सेट ऑफ कर लिया। अब इसको एडजस्ट की जगह मैं क्या वर्ड बोलूँगा? सेट ऑफ। तो इसको अब इसका प्रॉफिट कितना बचा? 30 और बाकी हेड की इनकम को भी क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इसका मतलब है कि अदर हेड से, मतलब कोई हेड से आपको अदर हेड से क्या करना है? लॉसेस क्या करना है? सेट ऑफ करना है। अरे बात आगे समझ में आपको? तो जो ये प्रोविज़न बहुत अच्छा है और बहुत काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है, लेकिन थोड़े से रूल्स तो आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल्स तो डालेगी यहाँ पर। अब वो रूल्स क्या क्या है यहाँ पर समझना आप सभी। मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बना के रखा हुआ है, लॉसेस है आपके, और उन लॉसेस को सेट ऑफ करना है और क्या नाम है? कैरी फॉरवर्ड करना है। पहले सर ये वर्ड बताओ, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का बेसिक मीनिंग होता है आगे ले जाना। क्या ले जाना? मतलब लॉसेस बहुत ज्यादा है, लॉस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जितना एडजस्ट हो सकता था उतना तो एडजस्ट सेम ईयर में कर दिया, फिर वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ईयर में जाएगा। कुछ ऐसे भी लॉसेस है जो ऑलरेडी पिछले साल से सेट ऑफ होते आ रहे हैं, तो उनको भी क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। मतलब कैरी फॉरवर्ड है तो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। क्या हो गया? वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। तो तुम डरे क्यों दोनों? कोई डरा पूरी क्लास में था, तुम दोनों डरे एकदम से। तो बम तो अचानक से फूटता है। चल आगे देखो, लॉसेस सेट ऑफ इन क्या है? सेम ईयर। और सेट ऑफ क्या है? कैरी फॉरवर्ड। और ये कैरी फॉरवर्ड टाइम लिमिट, मतलब आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा इतने साल तक आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। चलो आ गया। थोड़ा ध्यान से जो पॉइंट में समझाऊंगा ना उसको फोकस करना। सबसे पहला लॉस क्या लिखा हुआ है?
हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको लॉस हो जाता है तो एनी हेड प्रॉफिट अप टू ₹2 लाख, किसी भी हेड से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, बट मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 2 लाख। उससे ज्यादा का लॉस होता है तो कहां ले जाओ, आगे ले जाओ। अरे बात आ गई समझ में। और अगर आप एक्सेस अमाउंट को आगे ले गए तो फिर और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर अगर अगले साल अगर हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट से ही क्या कर सकते हो आप, समझना मेरी बात। अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 22-23, क्या चल रहा है भाई, 22-23, बिल्कुल एग्जांपल समझ। मैं आगे की नहीं, क्योंकि अब आगे इतना आगे अपन आगे का थोड़ी बनाएंगे, अपन तो 22-23 का बना रहे हैं, बट अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, मतलब चारों कॉलम समझ में आ जाएंगे। 22-23 में हाउस प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, दो बातें समझाऊंगा है ना। हाउस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ सपोज 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के हेड से, तो बाकी के किसी भी हेड से उस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। आई बात समझ में। तो पहली कंडीशन, इट इज अ बेसिक कंडीशन। सेकंड क्या है, अब सुनना मेरी बात। सेकंड सिचुएशन क्या आएगी कि हमने क्या किया, हमारे पास है ना क्वेश्चन के अंदर है हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट हुआ इस बार, मेरे को इस बार लॉस नहीं हुआ, मेरे को इस बार क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। कितने पे का प्रॉफिट हुआ। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी दे रखा है। अरे भाई कैसे हो सकता है, ये सेम ईयर या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो दे रखा है 22-23, प्रॉफिट दे रखा है 22-23 का 2 लाख रुपए, लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो पिछले साल का है। किसका है भाई, पिछले साल जितना एडजस्ट हो सकता था उतना एडजस्ट कर लिया, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ आया, 22-23 में आया। मतलब 21-22 का जो लॉस है वो कहाँ आया, 22-23 में। तो अब 22-23 में लॉस आया मेरे पास, सपोज यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का। कितने का लॉस आया, तो 2.5 लाख रुपए के लॉस को मैं 2 लाख रुपए के सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से क्या कर सकता हूं, सेट ऑफ कर सकता हूं। तो बाकी का 50,000 में और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो कहां जाएगा अब, और ऐसे आगे सिर्फ कहां तक जाएगा, 8 साल तक। इसका मतलब होता है कि भी अगर कैरी फॉरवर्ड वाले जो लॉसेस हैं वो सेम हेड से ही एडजस्ट होंगे, आई बात समझ में। लेकिन अगर सेम ईयर वाले लॉसेस हैं, अरे कौन से लॉसेस है भाई, सेम ईयर वाले लॉसेस हैं, तो वो क्या होंगे, वो सिर्फ आप वो आपके रूल्स के हिसाब से। जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो सेम ईयर में किसी भी हेड से क्या कर दो आप, 22-23 का लॉस है तो किसी भी हेड से क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है तो वो सिर्फ किससे सेटअप होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी का अगर 22-23 में भी नुकसान होता है तो दोनों ही नुकसान कहाँ जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड में चले जाएंगे। पिछले साल का लॉस और इस साल का लॉस। अब सुनना मेरी बात। सेकेंड पॉइंट क्या है, बिजनेस एंड क्या है, प्रोफेशन। अब बीएनपी मतलब किसी बिजनेस से या फिर किसी प्रोफेशन से लॉस होता है तो सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से क्या कर दो आप, सेट ऑफ कर दो। फिर तो आगे बता ही दिया मैंने आपको, अगर कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस होता है तो क्या करना है, सेम हेड से करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। अरे बात आ गई समझ में। ये सिर्फ 2 ही पॉइंट है जिसमें और किसी हेड से आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ से सिर्फ सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे कैरी फॉरवर्ड वाला हो चाहे सेम ईयर वाला हो। शॉर्ट टर्म छोटा भाई है, लॉन्ग टर्म बड़ा भाई है। तो छोटा भाई दोनों खुद की छोटे भाई की मदद ले सकता है और बड़े भाई की मदद ले सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म छोटे भाई की मदद नहीं ले सकता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किससे एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप सेटअप कर सकते हो। हाउस और हॉर्स मेंटेनिंग बिजनेस लॉस होता है तो वो किससे एडजस्ट होगा, हॉर्स मेंटेनिंग प्रॉफिट से। स्पेकुलेशन लॉस है तो किससे होगा एडजस्ट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट से। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो अदर देन सैलरी के अलावा किसी से भी। और बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD है तो वो सिर्फ सेम हेड से ही क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ हो सकते हैं। सर सेट ऑफ समझा रहे हो, एक क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रहे कैजुअल इनकम के लॉसेस को अपन इग्नोर करते हैं, ध्यान रखना। कैजुअल इनकम के लॉसेस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, पूरा का पूरा इग्नोर करना है, इस बात का ध्यान रखना। समझ आ गई बात आपको। चलो
शाबाश। जैसे भाई एक ऐसा लॉस है जो 8 साल तक तो एडजस्ट हो गया, अब कौन सा साल है उसका 9वां साल है, तो फिर वो सेट ऑफ नहीं होगा, फिर वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब तो तू बहुत बड़ा घाटा लेके चल रहा है, ये बात समझ में? तेरे तो सेट ऑफ 10 कितने 8 साल भी दे दिए, बहुत बड़ी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होता ऐसा। लिख लिया ना ये तुम लोगों ने, होल्ड कर दिया था ना मैंने। हाँ अच्छा देखो, चलो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, टैक्स रेट्स, रिबेट्स एंड रिलीफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। इस चैप्टर से एक चैप्टर कनेक्ट है, चैप्टर नंबर 15, फिर बस वो लास्ट चैप्टर है हमारा, है ना, असेट्स असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बाकी तो सब थ्योरी है पोर्शन जो आपको सेल्फ पढ़ लेनी है। उसके बाद एक चैप्टर और है लास्ट बस, है ना, फिर खत्म हो जाएगा। चलो इस चैप्टर की बात करते हैं। क्या है सर इस चैप्टर में? टैक्स रेट्स हैं यहाँ पर, कि टैक्स की रेट्स कितनी कितनी है, और रिबेट्स हैं कि उन टैक्स रेट के अंदर आपको छूट कितनी मिलेगी, और एंड क्या है? रिलीफ्स है। वो रिबेट्स एंड रिलीफ्स हो गया, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 5 पॉइंट से हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। 5 पॉइंट से हमारा क्या कैलकुलेट होता है? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाओगे वो कितना % लगेगा? 20%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना? 20%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, याद है, लिस्टेड शेयर रिकॉग्नाइज्ड सेबी के थ्रू जो परचेस करते 10%। अबाउट 1 लाख रुपये कुछ होना चाहिए। चलो वो बाद में समझेंगे, अब इसको दिमाग में रखना। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इक्वल्स टू 15%। तो टाग तो निजाम है ना, टोटल कितनी चीज़ें याद रखनी है? 4। पहला बताओ, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम इक्वल्स टू 20%। फिर टैक्स ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ध्यान रखना, सीक्वेंस से चलेगा। उसके बाद टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 112 कितना %? 20%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना % है? 10%। अब थोड़ा सा करेक्शन करो, ये 20 नहीं है 30 है, बाई मिस्टेक लिखना आ गया। 30% करो उसको, 30%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम है 30%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 20%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%। और टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज इक्वल्स टू 15%। उसके बाद भी अगर इनकम बचती है, टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, तो उसके ऊपर इनमें से कोई एक कैटेगरी आती है। तो सबसे पहले ए क्या है कि अगर वो रेजिडेंट मतलब उसकी एज 60 साल से कम है, 60 साल भी नहीं, उससे क्या है? कम है, तो 2.5 लाख रुपए तक तो नील। फिर 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5%, 5 से 10 लाख रुपए के ऊपर 20, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा 30%। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है बट 80 साल से कम है, तो 3 लाख तक नील। अरे कुछ नहीं बेटा, 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गया, सेम टू सेम है। समझ में आ गई बात आपको? 2.5 लाख की जगह क्या हो गया? मतलब थोड़ा सा सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा 60 साल से ऊपर है भाई की एज, तो क्या है, तो थोड़ा 50,000 का और बेनिफिट मिल गया उसको।
पता चला कि इनकम के ऊपर और बेनिफिट मिल गया। अब रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब उनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो शुरुआत ही कहाँ से होगी? 5 लाख से होगी। मतलब 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर क्या है? नील है। उसके बाद 5 से 10 वही 20%, अबाउ 10 लाख कितनी है यहाँ पर? 30%। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? तो अगर 60 से एज कम होती तो 0 से 2.5, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और अबाउट 10 कितना है? 30%। अगला, अगर 60 to 80 है, 60 to 80 है तो शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से 3 लाख, 2.5 लाख की जगह क्या आ जाएगा? 3 लाख, बाकी सेम फॉर्मेट। और 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख से चालू होगा, तो 0 से 5 लाख तक पूरा एग्जेम्प्ट है। फिर 5 से 10 और 10 से ज़्यादा, वही 20% और 30%। जो लाइन जो ब्लॉक है ना, उनके परसेंटेज तो क्या है? सेम है। उनके परसेंटेज तो क्या है? सेम है। जैसे 5 से 10 लाख वाला के ब्लॉक में देख लो, सबके परसेंटेज क्या है? सेम है। तीनों में से कोई भी हो लेगी। अब तीनों में से कोई एक कैटेगरी आएगी, एक रिबेट मिलेगी आपको अंडर सेक्शन 87A, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होना चाहिए। कंडीशन, टोटल इनकम नॉट मोर देन ₹5 लाख। अगर टोटल इनकम उसकी, टोटल इनकम 5 लाख से क्या है? टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर टोटल इनकम 5 लाख से क्या है? कम है, तो रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। रिबेट का बेनिफिट के लिए रिबेट की अमाउंट कौन सी होगी? कि टैक्स अमाउंट, और क्या करोगे? 12,500 विच एवर इज अ लोअर। दोनों में से जो लोअर होगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है। और टैक्स अमाउंट क्या होता है अभी फॉर्मेट समझाएंगे। सेक्शन 87A नॉट अलाउ, ये कब अलाउ नहीं होगा? जब अलाउ फॉर देन टैक्स अंडर सेक्शन 112A। अगर आप टैक्स भर रहे हो 112A के केस में तो फिर आपको रिबेट इग्नोर करना है, चाहे 5 लाख से कम हो बोलेगी। आगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा कितना %? 4%। और राउंडिंग ऑफ टैक्स, यहाँ तक मैंने जो बात करी वो सब कुछ फॉर्मेट में आएगा। सब कुछ किस में आएगा? ये 5 पॉइंट फॉर्मेट में आएंगे, 6वां भी पॉइंट फॉर्मेट में आएगा, 7वां पॉइंट भी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन ये 8वां पॉइंट राउंडिंग ऑफ टैक्स, इसको बोलते हैं नियरेस्ट ₹10। जैसे 432 रुपये तो उसको राउंड ऑफ करके 430 मानेंगे। 435 है तो क्या मानेंगे? 438 है तो भी इसका मानेंगे इसको 440। एक बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? 432 हैं लेकिन लिख कितने रखे हैं? इसका मतलब ₹2 बच गए, तो ₹2 आपकी इनकम हो गई। और 440 है तो ये ₹5 और ये यहाँ ₹2, ये ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए। चलो अब इसको लिखो सभी, फिर आगे एक फॉर्मेट पढ़ते हैं पूरा कंप्लीट। देखो हाँ ऐसे पढ़ाई नहीं पाएंगे, पढ़ाई ही नहीं पाएंगे।
यस, चलो देखो अगला टॉपिक। अब जो भी अभी मैंने पॉइंट्स में पढ़े थे वो सारे के सारे अब फॉर्मेट्स में आएंगे। तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या पढ़ा था? फिर उसमें पढ़ा था ग्रॉस टोटल इनकम। क्या पढ़ी थी? तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है? पांचों इनकम की हेड को ऐड करके सेट ऑफ करके कैलकुलेट कर लेते हैं, सिखा रखा है आपको। तो जीटीआई कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें से कुछ बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 है, लेस करना होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, मतलब टोटल 25 to 30 डिडक्शंस हैं, 25 के आसपास डिडक्शंस हैं आपके सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट्स हैं। उनमें से कोई भी डिडक्शंस आपके एग्जाम में आ सकती है, तो वो डिडक्शंस का बेनिफिट यहाँ उठाना है आपको। तो माइनस डिडक्शंस कर देंगे, मतलब कुछ बेनिफिट मिला, कुछ छूट मिल गई, आपको कटौती मिल गई। उसके बाद जो वैल्यू बचती है सरकार उस पर नज़र डालेगी, अब वो कहलाती है टोटल इनकम। तो सरकार अगर टैक्स कैलकुलेट करने बैठेगी तो वो किसको देखेगी? टोटल इनकम को। जीटीआई को नहीं देखेगी, टीआई को देखेगी। ध्यान रखना, टोटल इनकम के ऊपर ही फोकस किया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट। जीटीआई के ऊपर फोकस कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी डिडक्शंस का बेनिफिट और है। इतना मदद कर दी कि यहाँ से सेट ऑफ कर दो, तो वहाँ से इनकम कट गई कितनी सारी, यहाँ से कट कर दो, उसके बाद जो बचा वो आपके लिए क्या कहलाता है? टोटल इनकम कहलाता है। ये सब मैटर बाद में भी है ना। अब टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद अब फाइनली जाके हम क्या करेंगे? टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। जो हम कहाँ से चले थे, इंट्रोडक्शन से चले थे ना, हाउस प्रॉपर्टी से चले थे, रेजिडेंस, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र पहुँच ही गए। तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अभी सारा पढ़ा ना अपन ने, कि कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कितना % आएगा? 30। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के ऊपर 20, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के ऊपर 10, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A के ऊपर 15। और जो टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम है तो वो स्लैब रेट फोकस, उसको स्लैब रेट कहते हैं। मैं बताना भूल गया था, क्या कहते हैं इसको? स्लैब रेट्स कहते हैं। 0 to 250, 2,50,000, आई बात समझ में? तो ये इसको क्या कहते हैं? स्लैब रेट्स कहते हैं। तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो स्लैब रेट इसके अंदर ही डालनी पड़ेगी आपको। लंबा चौड़ा आंसर होता है इसका, है ना, होता आसान है। यहाँ इतनी परेशानी है ही नहीं, फॉर्मेट फिक्स है। लेस क्या करना है? रिवेट अंडर सेक्शन 87A, और वही बता दिया मैक्सिमम कितने रुपये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000। ये भी कब लगेगा? जब 5 लाख रुपए से इनकम क्या हो? कम हो। फिर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। ये फिक्स है, जितनी भी आपके पास इनकम आएगी उसका 4% क्या कहाँ जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तभी तो बेटा देश में 2 ही तो ऐसी चीज़ है जो फ्री है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। तो उनके लिए फंड कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। थोड़ा यूनिक लगा ना भाई, कि स्कूल और हॉस्पिटल्स ही तो है कंट्री में जो फुल ऑन क्या है? फ्री है, नाम के पैसे हैं मात्र। समझ आ गई बात आपको? इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वहाँ क्या चार्ज लगता है? कुछ नहीं लगता। तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों करोड़ भी हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से कितना % सरकार टैक्स वसूलती है? जो 4% दोनों में चला जाता है। कि भाई ये पैसा यहाँ से, आप पता है, समझ में आया कि ये वैल्यू कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है। क्या आता है? ग्रॉस टैक्स हो गया। लेस क्या करना है? TDS एंड एडवांस टैक्स क्या कर दोगे? सर पहली बात तो TDS माइनस क्यों करेंगे? आपको बताते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बहुत सारी ऐसी इनकम्स होती हैं जहाँ पर आप जो TDS पे करते हो, मतलब TDS कट के आता है आपके पास, तो आप अगर ITR के फाइल करते हो तो आपको 31 जुलाई तक वापस क्या हो जाता है? वो रिटर्न मिल जाता है। तभी उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। आई बात समझ में? जैसे KBC में कोई पैसे जीता, अगर उसका ITR का फाइल किया हुआ है, ITR है वो, ऑफकोर्स ITR किया हुआ ही होगा, ऑफकोर्स उसको क्या किया हुआ होगा? ITR किया हुआ ही होगा। बात आ गई समझ में आपको? चलो अब यहाँ देखो, तो TDS क्या हो जाएगा वापस? अरे सीधी सीधी बात करो ना सर, कैजुअल इनकम माइनस हो जाएगी वापस। TDS किस पे लगता है? इनकम, इन सब में से इनकम फॉर मदर का पार्ट कौन है? यही तो है। तो यहाँ जो टैक्स लगा वो टैक्स वापस यहाँ से क्या हो जाएगा? तो फिर सर AID क्यों किया? बेटा रिमेनिंग इनकम में फ़र्क आ जाएगा।
रिबेट पे फर्क आ जाएगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर 4% का फर्क आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये TDS वापस क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर रिफंडेबल है। और एडवांस टैक्स, अरे आप पहले से ही जो टैक्स पे करके बैठे हो तो ठीक है ना, 5,000 हम पहले से टैक्स पे करके बैठे हैं और अब टोटल हमारा टैक्स कितना बन रहा है 8,000, तो माइनस क्या कर दो 5,000 एडवांस टैक्स, रिमेनिंग कितना बचा 3,000, तो वो आपके लिए नेट टैक्स कहलाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-23। अरे बात आ गई समझ में? फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-23। और राउंडिंग ऑफ हमेशा करनी है, वही नियरेस्ट ₹10, ये यहाँ काम आता है लास्ट में जाके। बाकी अभी तक हमारी सारी इनकम हम जो कैलकुलेट करी है वो सिर्फ कैलकुलेट की है, वो अमाउंट कैलकुलेट करी है जो टैक्सेबल है, मतलब ग्रॉस है। क्या है कि इतने रुपए आपने कमाए। समझ आ गई कि आपको बात? चलो इसको लिख लो, और इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो भी हैं वो कल करेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल देके, फिर सीधे नए चैप्टर में आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में। ध्यान रखना है ना, एक आध एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके आपको फॉर्मेट समझा देंगे ये फॉर्मेट क्या है। चलो लिख लो उसको आप सभी। बेटा सीधा GST चालू करेंगे, ध्यान रखना है। GST समाप्त GST में थोड़ा होमवर्क करके रखना। यस चलो, कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टैक्स रेट्स, टैक्स रिबेट्स और रिलीफ्स। ठीक है, तो हमने कुछ स्लैब रेट्स देखी थी। क्या देखी थी भाई? स्लैब रेट्स देखी थी। अब उस स्लैब रेट्स में क्या है क्या नहीं, यहाँ देखना सभी यहाँ पर कि उसके अंदर हमको टैक्स की कैलकुलेशन करना देखा कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमको है ना क्या निकालना था यहाँ पर टोटल इनकम, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन किस पे होगी? टोटल इनकम पर। सर उससे पहले भी अपने पढ़ा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते थे? सारे इनकम्स की जो क्या है, जो सारे इनकम्स को, सारे हेड्स की इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से अगर डिडक्शन माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। तो अभी मैं डिडक्शन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक सा फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्चुअल में टैक्स की कैलकुलेशन होती कैसे। मतलब लाइक टू बी ऐसे बात करूँ तो फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ ये। तो एक क्वेश्चन है मिस्टर पोपट लाल करके, टैक्सेबल सैलरी है 2,50,000, बिजनेस इनकम 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। हमारे कुछ होनहार बच्चे पता है 11 को 11 को क्या बोलते हैं? 3, वो रोमन संख्या में है ना, इवनिंग वाले बैच में। हाँ वो लाइन इवनिंग वाले बैच में हमारा भाई साहब ने बोले किसी ने। नहीं विजू तो आता ही है। कैजुअल इनकम है 20,000। कंप्यूट टैक्स, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। बट सबसे पहले सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है किस पर? टोटल इनकम पर। आई बात समझ में? तो मुझे यहाँ पर है ना सॉल्यूशन में पहले थोड़ा ध्यान से समझना, आगे पूरा चैप्टर इसी के बेस पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मैं चाहता तो सीधा वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा सकता था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सब मिक्स ही है सारी चीज़ें। मैं फिर भी एक बेसिक एग्जांपल आज की क्लास में कर लो। ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो सबसे पहले तो आप सारे इनकम्स के हेड को ऐड कर दो। तो इनकम फ्रॉम सैलरी,
तो पहले तो आपके पास सैलरी इनकम है 2,50,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग है आपके पास और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग है। चाहो तो दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग शो इसलिए किया क्योंकि इनके ऊपर टैक्स थोड़ा अलग अलग लगता है आगे जाके। कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये कौन सी इनकम हो गई आपकी? कैजुअल इनकम। 4 हेड से इनकम अर्न करी मिस्टर पोपटलाल ने और 20,000 रुपीज़ जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4,20,000। तो ये आ गया आप लोगों के पास ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस क्या करेंगे? डिडक्शंस, बट है नहीं अभी अपने पास, तो 4,20,000। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल इनकम। तो मिस्टर पोपटलाल की टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,50,000। तो इस 4,20,000 इस इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, या टैक्स भी लिख सकते हो। चलो फॉर्मेट निकालो अपना। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सर टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, अगर आपके पास कैजुअल इनकम है तो लिखना है, ज़बरदस्ती फॉर्मेट में डालने की जरूरत नहीं है। सर कैजुअल इनकम बिल्कुल है मेरे पास, तो यहाँ लिखोगे टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, इसके ऊपर 30% लगता है, तो 20,000 का 30% कितना हो गया? 6,000 आ गया। टैक्स ऑन, अगला क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बताओ उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? 20%, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ए नहीं है ना यहाँ पर? हाँ वो दोनों ही हो गए, चलो। हाँ मैं तभी सोचूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए है, तो 30,000 के ऊपर 10%, तो 3,000। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 का 15%। सॉरी, अब अगला आएगा टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम। अब सर ये रिमेनिंग इनकम एक ही बार में समझा दो सर, समझ में आ जाएगा, डाउट चल रहा है दिमाग में। 4,20,000 रुपीज़ की आपकी टोटल इनकम है, इसमें से कौन कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लग चुका है? 20, 30, 20 माइनस करो, 70,000 माइनस करो, 350 बच गया, तो उसको कहते हैं रिमेनिंग इनकम। तो पहला कंसेप्ट 0 to 2,50,000, हमको एज नहीं दे रखी यहाँ पर, तो हम अंडर 60 मानेंगे। अंडर क्या मानेंगे? क्योंकि 60 to 80 की होता तो क्या होता? 3 लाख से चालू करते, और अगर क्या होता 80 से ज़्यादा होता तो 5 लाख तक, 5 लाख से चालू करते। तो 0 से 2.5 लाख तो नील है, 0 से 2.5 लाख तो क्या है? सुनना मेरी बात, देखो थोड़ा सा समझने में, एक बार में आ जाएगा समझ में, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। इनकम 3,50,000 बची ना आपकी, जिसमें से 2.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगा, रिमेनिंग कितना बचा? 1 लाख। तो ये 2.5 लाख से 5 लाख तक है, बट इनकम ही हमारी कितनी बची? 3.5 है ना। यहाँ पर सुनना मेरी बात, 2.5 लाख से कहाँ तक?
सर तो डिफरेंस अमाउंट 1 लाख हो गया ना आपका। अरे डिफरेंस अमाउंट का क्या हो गया, 1 लाख हो गया। उसके ऊपर रेट बताओ कितना परसेंट है, 5% बताओ। सॉरी 5,000 आ जाएगा, ये 5,000 बाहर आ जाएगा। कैसे लगेगा? 3.5 लाख में से 2.5 लाख तो ऊपर ही कवर कर लिया ना। 2.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं, इसलिए 2.5 लाख से कहाँ तक पहुँचे, 3.5 लाख तक। अब एक बात बताओ, अगर रिमेनिंग इनकम आपकी 7 लाख रुपए बचती तो फिर 0 to 2.5 लाख तक कंप्लीट, फिर 2.5 से 5 लाख तक पूरा आ जाता, फिर 5 से 10 नहीं पहुंचता, 5 से 7 ही पहुंचता। समझ में आ गया क्या आपको? ये ऐसे सीक्वेंस मतलब पीछे को साथ लेके चलना है। जोड़ दो कितना टैक्स हुआ, 17,000। अभी 17,000 रुपये का आपके पास टैक्स हुआ। अब इसमें क्या माइनस करना है आपको, लेस करना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। निकाल के रखो, देखो 87A उसमें क्या बता रखा है मैंने आपको कि पहली बात तो कंडीशन क्या मैटर करती है, 5 लाख। क्या आपकी इनकम 5 लाख से क्या होनी चाहिए, तो रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारी टोटल इनकम देखो बेटा 5 लाख से क्या है, कम है ना, तो बिल्कुल मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। मेरी टैक्स की अमाउंट कितनी कैलकुलेट हुई, ऐसे समझ जाओ ना, टैक्स की अमाउंट 17,000 कैलकुलेट हुई और मैक्सिमम कितना है, तो विच एवर इज अ लोअर, दोनों में से लोअर कौन हुआ, 12,500। तो यहाँ लिखेंगे 12,500, पीछे कितना बचा, 4,500। ठीक है भाई। अब क्या करना है, ऐड विदाउट इंफॉर्मेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। अरे बोलो, 4,680। अरे बात आ गई समझ में आपको? चलो अब आगे आओ। ये क्या कहलाता है आपके लिए, ग्रॉस टैक्स। क्या कहलाता है सर? हमको यहाँ पर कंप्यूट टैक्स बोला तो इसने हमको नेट टैक्स थोड़ी बोला। तो यहाँ ध्यान रखना, कई ऐसी कैजुअल इनकम है जिसका TDS आपको क्या मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं TDS ऑन कैजुअल। तो कैजुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा कितने रुपए, 6,000। बताओ 1320। तो ये तो माइनस में आ रहा है ना, उल्टा ये तो टैक्स क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर रिकवर करते, रिफंड नहीं करते। टैक्स क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये 6,000 रुपये तो उसी टाइम लेके चले गए थे ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 6,000 रुपये तो हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि वो आपको वापस क्या करना है, रिटर्न करना है। और अभी हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 4,680। अरे क्लियर क्या आपको चीज़? देखो ये अगर कम इनकम वाले हैं तो उनको एक इतना सा टैक्स भरने में दिक्कत आती है, आई समझ में? सिर्फ 10, 15, 20 हज़ार होता है, अगर 10 लाख रुपए तक की इनकम भी करे तो भी, तो इतने से टैक्स भरने में वो देखो इतनी माथापच्ची करते हैं। चलो हाँ हाँ बिल्कुल, सरकार के विरोधी में आ जाते हैं। चलो लिखो, चेंज हो गया, वो खत्म हो गया। ये तो आज होने वाला था, वो तो इनकी जीत की वजह से एग्जाम्पल करा दिए। चलो इलिस्ट्रेशन 5 निकालो, और मिसिस मीना है और पेज नंबर 677 है, हिंदी मीडियम में। That's 6
697 ये ना देखो मिसेस मीना अर्न ए लॉटरी इनकम अर्न करी इन्होंने, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला गया ऑफ ₹5,20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ₹5,20,000 की इनकम अर्न कर ली ऑन 10 दिसंबर 2022. शी डज नॉट हैव एनी अदर टैक्सेबल इनकम, मतलब ऐसी कोई इसके पास इनकम है ही नहीं. अब समझ गए आप लोग. शी हैज़ डिपॉजिटेड ₹20,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. और कंप्यूट नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस मीना फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24. देखो अब यहाँ पर आपको नेट टैक्स चाहिए. क्या चाहिए यहाँ पर? नेट टैक्स. तो उससे पहले आपको क्या निकालना होता है? टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. सर टोटल इनकम क्यों नहीं निकाल रहे? अरे क्यों निकालूं बेटा, मैं कितने से के लिए एक फॉर्मेट क्यों बनाऊं? क्यों? क्योंकि एक ही तो इनकम है आपके पास, 5,20,000. आपके पास एक ही इनकम है, वो भी कैजुअल इनकम है आपके पास. कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम है 5,20,000. तो अब देखो ये फॉर्मेट भी छोटा सा ही बनेगा. क्यों छोटा सा बनेगा? आपका पहला ही हेडिंग क्या है? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम. बताओ 5,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, बताओ कितना आ रहा है? 1,56,000. ठीक है बेटा, देखो मैंने इसको ही ग्रॉस टोटल, इसको ही टोटल इनकम मान लिया है. माइनस नहीं. अब अगला बताओ. नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कोई अदर हेड की इनकम ही नहीं. लेकिन फिर क्या लिखते हैं? टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम. रिमेनिंग इनकम क्या? मेरे पास 5,20,000 की टोटल इनकम थी. इसको ही बेटा मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? टोटल एक ही हेड से इनकम है, तो टोटल इनकम 5,20,000 और वो पूरी यूज कर ली ना यहाँ पर, तो रिमेनिंग इनकम है ही नहीं आपके पास. ऐड करोगे, एक मिनट, लेस करना ना. लेस क्या करना है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अब रिबेट यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. तो 1,56,000 ऐड करो. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%. बताओ 6,240, तो 1,62,240 यही आएगा ना. ये क्या कहलाएगा आपके लिए? ग्रॉस टैक्स माइनस क्या करना है भाई? TDS ऑन कैजुअल. तो कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगा बताइए? 1,56,000. तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा? 6,240. तो यही आपके लिए क्या कहलाएगा? नेट टैक्स कहलाएगा. अब इसका यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि डिडक्शन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, हाँ डिडक्शन ही है, फिर इसमें कोई काम नहीं है. अभी लिखो आप सभी. अभी सिर्फ मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो सिर्फ मेरे फॉर्मेट से कनेक्शन है, ताकि जब सब साथ वाला कराएंगे और इस लाइन का मतलब भी बताएंगे पूरा कि यहाँ इसको लिया क्यों नहीं, क्योंकि हालांकि ये 87 की रिडक्शन नहीं है,
87 फॉर PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लिखो उसको। चलो देखो अगला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, थोड़ी स्लैब रेट वाले समझ लेते हैं, ओनली ऑन स्लैब रेट वाले समझेंगे। The total income of an individual assessee is rupees 11,10,000। 11,10,000 रुपये की इनकम है। कंप्यूट द टैक्स पेबल इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशन। तो ये रिमेनिंग इनकम वाला ही चलेगा ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वर्क क्या है, तो ये सीधा रिमेनिंग इनकम से चालू करेंगे। इफ ही इज मेल असेसी ऑफ 42 ईयर्स ऑफ एज। ध्यान रखना यहाँ मेल फीमेल का ऐसा कुछ मैटर नहीं है, समझ आ गई बात को? देखो आगे 42 ईयर्स एज है तो ये अंडर 60 हो गया। इनकम कॉमन है 11,10,000। देखो आगे कहाँ तक चलता है, 0 से 2.5 लाख तक। तो यहाँ टैक्स की रेट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक पूरा चलेगा, तो कितना 2.5 लाख ही हुआ ना, तो 2.5 लाख के ऊपर 5%, बताओ 12,500। 5 लाख से इस बार तो 10 लाख तक भी क्रॉस हो जाएगा, बताओ कितना परसेंट है? ठीक है, ट्वेंटी परसेंट है इसका। कितना परसेंट है? 20। तो 5 लाख के ऊपर 20%। अब 10 लाख से कितना भी हो, तो कितना भी में कितना है, 10,10,000, अरे सॉरी 11,10,000। तो 1,10,000 ऊपर है, तो उस 1,10,000 ऊपर के ऊपर कितना परसेंट आएगा बताओ? 33,000। ऐड करो, ये मैं ग्रॉस टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ 500, 1,45,500। सर रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझ आ गई बात आपको? क्योंकि 5 लाख से इनकम में ज़्यादा ही है। हेल्थ एंड एजुकेशन से @4%, बताओ 58। चलो बी पॉइंट बताओ, एज क्या है? 50। तो ये अंडर 60 है ना, तो यहाँ पे लिख दो सेम।
अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? सी बताओ। एज ए 60 अबाउ 63 है ना, तो अबाउ 60 ईयर्स हो गया, तो 60 to 80 ईयर्स हो गया ये। उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? 0 to 3 लाख से नील होता है, फिर 3 लाख से 5 लाख कितना हो गया? 2 लाख का 5% 10,000। 5 लाख का 5 लाख से 10 लाख, तो उसी 5 लाख का कितना हो जाएगा? 20%। 11,10,000 ये तो फिक्स है। 33,000 हो गया। थोड़ा बहुत याद करना भी सीख जाओ। अगला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। ठीक है, देखो आगे 81 ईयर्स, तो 0 to 5 लाख तक तो सीधा क्या है? नील। 5 लाख से 10 लाख 20%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस समझ आ गई कि आपको बात? तो ये चारों हो गए। तो ये स्लैब रेट इस तरीके से देखो कैलकुलेट की जाती है। छोटी सी प्रैक्टिस हो गई स्लैब रेट की। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे। यस, छुट्टी नहीं करें। वो एक चैप्टर है जिसका बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 में। रिकॉर्डिंग में देखना ना बेटा, तो पता रिकॉर्डिंग है ना, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। रिकॉर्डिंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एग्जाम टाइम में भी मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर बता दूंगा कि हाउस प्रॉपर्टी है, इसके 3 लेक्चर देख लो, ये वाले हो गया काम अपना। ठीक है।